Hello and welcome everyone. Today we will have sixth lecture of atomic structure. आज जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. What is electromagnetic spectrum and on the basis of which point it is formed? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और वो किस पॉइंट पर आधारित होकर के इसको बनाया जाता है, इन बातों को आज हम सीखेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वर्ड को समझने से पहले हम इसके एक वर्ड को एक्सपेंड करते हैं और इसके एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं ताकि हमारे को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाया है ये आपको समझ में आ जाए. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड स्पेक्ट्रम से. स्पेक्ट्रम वर्ड का मीनिंग. स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ एनी रेज, अरेंजमेंट ऑफ एनी मटेरियल इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्रम से लगाया जाए, या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए या फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. जैसे बच्चे हैं, छोटी हाइट से बड़ी हाइट तक के बच्चे, तो उन बच्चों को अगर हम पहले छोटे बच्चों को फिर धीरे धीरे करके बड़ी हाइट में लगाए तो ये एक स्पेक्ट्रम है. किस चीज का स्पेक्ट्रम है? दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट, एक हाइट का स्पेक्ट्रम. ऐसे ही हम किसी भी चीज का ये स्पेक्ट्रम बना सकते हैं. तो आज जो हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? स्पेक्ट्रम वर्ड से पहले क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. और पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड किसके लिए यूज हुआ था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड वाज यूज्ड फॉर रेज. जो रेज होती हैं उनके लिए वर्ड यूज किया था, या जिसको हम रेडिएशन बोलते थे या जिनको हम वेव्स बोलते थे. तो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड हमने रेज के लिए, रेडिएशन के लिए या वेव्स के लिए यूज किया था. इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड वाज यूज्ड फॉर लाइट रेज. जो लाइट रेज होती है, सन से जो रेज आती हैं, उनके लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज किया था. इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो है किसी भी एनर्जी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से ही बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बल्ब से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उन वेव्स का नाम है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसे ही आयरन होती है, प्रेस, आयरन को जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो उससे भी रेडिएशंस निकलती है. तो वो जो रेडिएशन, दीज रेडिएशंस दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड किसके लिए हो गया? फॉर रेज, रेज के लिए हो गया, चाहे वो लाइट रेज हो या किसी प्रकार के रेज हो, उनके लिए हो गया. और स्पेक्ट्रम क्या हो गया? सीक्वेंस. यानी कि जो लाइट रेज होती हैं, ऑल टाइप ऑफ रेज, ऑल टाइप ऑफ लाइट रेज व्हेन अरेंज्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, जब उनके पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया है. और सीक्वेंस किस पॉइंट के आधार पर? आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ के उनके बढ़ते हुए ऑर्डर में हो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ऐसा करने से जो सीक्वेंस बनता है, जो एक प्लेन तैयार होगा इस तरह से, दैट सीक्वेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां जो हमने लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, here we have indicated that different type of waves they are arranged in increasing order of their wavelength. that is, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ में जाएंगे तो वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. सेकंड लाइन फ्रीक्वेंसी को दिखा रही. तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी 10^24 से शुरू हो रही है और 10^4 पे खत्म हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसा हुआ? डिक्रीजिंग. और वेवलेंथ का ऑर्डर कैसे? 10^-16 से स्टार्ट हुआ, 10^+2 के ऊपर जाकर खत्म हुआ. तो दैट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो यहाँ क्या हुआ? जितनी भी रेज होती हैं, ऑल रेज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. सच टाइप ऑफ सीक्वेंस सो फॉर्म्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम कौन कौन सी रेज लेते हैं, इसमें कौन कौन सी रेज को कंसीडर किया जाता है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज हम इनको देखेंगे. फॉर दैट लेट्स हैव अ जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सन. सन के बारे में बात करते हैं. सन कैसे बनता है? जो सन होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन.
इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सन जो होता है वो हाइड्रोजन एटम्स के आपस में फ्यूज होने से बनता है। इस दौरान में जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज करते हैं वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस दौरान में जब वो फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम जब एक दूसरे के साथ में फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है, दे इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। यानी कि जब दो हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे तो उस दौरान में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा और उनके जुड़ने से हीलियम बनेगा। हीलियम के अलावा उसके अंदर वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और बहुत सारी प्रकार की रेज भी रिलीज होंगी। अब वो रेज कौन कौन से रिलीज हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। When two hydrogen atoms were combining together to form the helium gas, at that time tremendous amount of energy was produced. उस एनर्जी के कारण से some of the hydrogen atoms and some of the so formed helium atoms they undergo ionization. उनमें ionization हो जाता है and they form H positive और He2 positive ions. इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स and they are known as चार्ज्ड न्यूक्लियाई। इनको हम बोलते हैं चार्ज्ड न्यूक्लियाई। चार्ज न्यूक्लियाई क्यों बोला? क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हीलियम और प्रोटॉन के जो चार्ज पार्टिकल हैं दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रे। ये एक विशेष प्रकार की रे को बनाने का काम करते हैं। दैट रे इज नोन एज कॉस्मिक रे। इस रे को हम कॉस्मिक रे के नाम से बोलते हैं। यानी कि कॉस्मिक रे जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ, या कॉस्मिक रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज्ड न्यूक्लियर। और इन रेज की सबसे बड़ी खास पहचान ये होती है कि इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसलिए इनकी वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁻14 मीटर्स में। यहाँ वेवलेंथ हमने अरेंज करी है इन मीटर्स में। तो कितनी है कॉस्मिक रेज की? 10⁻16 मीटर्स की इनकी वेवलेंथ होती है। और फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है? अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वाइब्रेशंस पर सेकंड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10⁻24 हर्ट्ज। अब उसके बाद में जब ये काम होता है, जब प्रोटॉन्स बनते हैं, ये उसी दौरान में क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर एनर्जीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। इसमें कई और प्रकार की एनर्जी यानी कि रेज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। इन्हीं रेज में अगला नाम आता है गामा रेज। जो गामा रेज होती हैं, गामा रेज की प्रॉपर्टी होती है दे हैव डीप पेनिट्रेटिंग पावर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से आर पार निकल जाती है। जो गामा वर्ड होता है, गामा वर्ड इज ए ग्रीक वर्ड व्हिच इज थर्ड अल्फाबेट ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ एबीसी है या एआई है, उसका थर्ड अल्फाबेट, ऐसे ही यहाँ पर जो ग्रीक लैंग्वेज उसका थर्ड अल्फाबेट होता है गामा। तो ये गामा वर्ड जो है वो वहां से यूज हुआ है। और गामा का मतलब हो गया यहाँ पर वो रेज जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो। तो फॉलोड बाय सबसे ज्यादा एनर्जी में उसके बाद जो एनर्जी का सीक्वेंस आ रहा है किसका रहा है? गामा रेज का। और गामा रेज की प्रॉपर्टी क्या है? देखें, पास थ्रू द मटेरियल, किसी चीज में से गुजरे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रेज आती है दे आर एक्स रेज। और एक्स रेज आपको पता है दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स रेज। इनसे हम एक्स रेज दे कैन पास थ्रू द बॉडी एक्सेप्ट बोन्स। बॉडी में से आस पास निकल जाते हैं एक्स रेज, बोन्स को छोड़ करके। उसके बाद में नेक्स्ट रे इज अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं व्हेन रिलीज फ्रॉम सन, जब ये सन से रिलीज होती हैं तो दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ओजोन। तो ओजोन इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एबल टू रीच टू द अर्थ सरफेस दे कैन कॉज कैंसर लाइक प्रॉब्लम्स टू द लिविंग बीइंग्स। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट रेज जो आती है इसके अंदर दे आर विजिबल रेज। ये वो रेज हैं जो ओजोन को पार करके फिर अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं, जिनको हम विजिबल रेज के नाम से बोलते हैं। और विजिबल रेज जो है कंसिस्ट ऑफ विबग्योर। ये विबग्योर से बना होता है। यानी कि विजिबल रेज के अंदर देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ। उसके अंदर अपनी ही
विजिबल रेंज के अंदर अपनी ही अलग 7 प्रकार की वेवलेंथ होती है और ये 7 प्रकार की जो वेवलेंथ है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3.8 into 10 power minus 7 meters to 7.6 into 10 power minus 7 meters। ये है। और फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 7.89 into 10 power 14 हर्ट्ज टू 3.85 into 10 power 14 हर्ट्ज। ये इनकी फ्रीक्वेंसी। इन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर बेस्ड यू हैव न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और फिर उसमें पूछा जाएगा कि ये जो वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन से बिलोंग करती है। इन दैट सपोज आपका आंसर आता है 10 पावर माइनस 22 मीटर्स में आता है तो आप देखो 10 पावर माइनस 22 जो आपका 10 पावर माइनस 12 10 पावर माइनस 12 जो है वो आपका आंसर किस रेंज में आता है इन केस ऑफ वेवलेंथ। तो वो रेंज किस में आ रही है आपकी एक्स रेज में आ रही। तो जो आंसर है वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कौन से रीजन को बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू एक्स रेज। ऐसे ही हो सकता है फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स में पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आपने जो आंसर में आती है इसमें चेक कर लेना किस रीजन से मैच करती है दैट विल बी योर आंसर। So these were the points about cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible rays. Visible rays are able to pass through the ozone and are visible on Earth. We can feel them, we can see these rays. After that, next rays are IR rays, that is infrared rays. IR infrared. Infrared rays की property होती है that they have heating effect. इनमें heating effect होता है। तो सनलाइट के अंदर जब हम खड़े होते हैं वी फील हीट। तो जो हीट हम फील कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आईआर रेडिएशन नॉट बिकॉज ऑफ विजिबल रेडिएशन। जो विजिबल रेडिएशन सनलाइट में है उनके कारण हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। जो हीटिंग इफेक्ट है वो सनलाइट के अंदर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनने वाले इस स्पेशल प्रकार के रे के कारण जिसको हम क्या बोलते हैं आईआर रे। और यही आईआर रे कब बनती है जब हम प्रेस को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने में प्रेस बिकम्स हॉट तो हॉटनेस को हम थोड़ी दूर से फील कर लेते हैं। तो दीस हॉटनेस रेडिएशन व्हिच वी फील आर नथिंग बट दे आर आईआर रेज इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव हीटिंग इफेक्ट। तो एक एलईडी बल्ब होता है एलईडी बल्ब के अंदर हीटिंग इफेक्ट कम होता है बिकॉज दे एमिट वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ आईआर रेडिएशन while a normal bulb जो होता है it has heating effect because it produces IR radiation. So whenever you feel heating effect from any object that means it emits IR radiations infrared radiations उसमें से release हो रही है। After that we have microwaves। microwaves है हमारे पास जो microwaves होती हैं they are produced also as a result of nuclear fusion reaction और nuclear reaction। न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर ये सारी रेज बनती हैं उनके। तो ये जो रेज होती हैं इन रेज की खास बात होती है दे कैन वाइब्रेट वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को या फैट मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर देती है। दिस वाइब्रेशन मेक्स द वाटर मॉलिक्यूल और फैट मॉलिक्यूल टू बिकम हॉट। इसके कारण से इन वाइब्रेशन मतलब इन माइक्रोवेव्स रेडिएशंस के कारण से फैट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है। इसलिए हम माइक्रोवेव्स के अंदर चीजों को जब रखते हैं तो सिर्फ वही चीजें गर्म होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो या जिनमें फैट हो। आफ्टर दैट द लास्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर यूज्ड एज टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट फॉर्म्स। रेडार्स का फॉर्म में यूज होता है कम्युनिकेशन में यूज होता है एंड वी हैव इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेवरल यूजेस फॉर रेडियो वेव्स। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये है इसके अंदर हमने जो भी रेज होती हैं जितने प्रकार के स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेज से शुरू होकर के रेडियो वेव्स तक जो भी रेज हैं वी हैव प्लेस्ड ऑल द वेव्स वी हैव प्लेस्ड ऑल द रेडिएशंस इन सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। So this sequence is known as इसी सीक्वेंस का नाम क्या रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और नीचे की तरफ में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट इट इज ओनली ऑफ विजिबल लाइट। ये सिर्फ विजिबल लाइट है। सो नाउ वी विल हैव अनदर पॉइंट अब हम न्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
Now is atomic spectrum. Before going to atomic spectrum, we will have emission spectrum or absorption spectrum, that is simple spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम बाद में करेंगे, उससे पहले है स्पेक्ट्रम वर्ड। और स्पेक्ट्रम किसके लिए? फॉर लाइट स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसके लिए यूज हो रहा है ये वर्ड? फॉर विजुअल लाइट। जो स्पेक्ट्रम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये विजुअल लाइट के लिए कर रहे हैं, यानी कि विबग्योर के लिए बात करें तो व्हेन अ नॉर्मल लाइट इज मेड टू पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक मशीन होती है विच कंसिस्ट ऑफ प्रिज्म, जिसके अंदर प्रिज्म होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर से जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है, व्हाइट लाइट भी सनलाइट या किसी बल्ब जैसे किसी सोर्स से मिलने वाली लाइट को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म हैज द एबिलिटी टू डिस्पर्स ऑल द कलर्स, ऑल द वेवलेंथ प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट। सभी वेवलेंथ्स को वो इस प्रकार से डिस्पर्स कर देता है लाइट है। सो व्हाइट लाइट को, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट को जब स्पेक्ट्रोस्कोप से पास किया जाता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोप से पास होने के बाद में जो एमिटेड रेज होती हैं व्हेन दे आर रिजॉल्व, जब वो खुल जाती हैं, अलग अलग कलर्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसी को हम यहाँ सिंपल स्पेक्ट्रम के नाम से बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन है इट इज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर की तरफ फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जाती है, उस फिल्म के ऊपर इसको लिया जाता है, तब इस स्पेक्ट्रोस्कोप का नाम बन जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि जो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोप है वो किसका बना है? प्रिज्म का। और प्रिज्म के द्वारा जो 7 रंगों की लाइट या अलग अलग रंगों की जो लाइट बनती है उसको अगर हम किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर किसी चीज के ऊपर उतार लेते हैं तब इस पूरे सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? इस पूरी मशीन का नाम क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। और जिस पेपर के ऊपर हम उन रंग्स को उतार रहे हैं, उन रेडिएशंस को उतार रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाउ द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है? डिपेंडिंग अपॉन द मेथड के अनुसार द स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ टू टाइप। हाउ द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जा रहा है? इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार है। कौन से? एमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। हाउ एमिशन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म? एमिशन स्पेक्ट्रम, emission spectrum is formed when white light obtained from a source is made to first pass through a slit. slit means hole, ये कोई सनलाइट हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी है, तो इससे निकलने वाली लाइट को जो हमने पहले एक स्लिट में से पास किया और पास करने के बाद फिर हमने इसको प्रिज्म के ऊपर फोकस किया। प्रिज्म में जाने के बाद में जो सिंपल व्हाइट लाइट होती है इट इज रिजॉल्व इनटू इट्स 7 कलर्स विबग्योर। ये विबग्योर के अंदर डिफरेंशिएट कर जाती है, अपने 7 रंगों के अंदर अलग अलग हो जाती है। इस तरह से जो स्पेक्ट्रोग्राफ बनता है दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका नाम एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए रखा है कि सनलाइट या लाइट किसी भी सोर्स से जो आ रही है उससे जो लाइट एमिट हुई उसको डायरेक्टली हमने प्रिज्म पे फोकस किया, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर फोकस किया और स्पेक्ट्रोस्कोप ने उसको रिजॉल्व कर दिया, उसको सारे रंगों को उसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम बनकर के आता है, जो किसी लाइट में मिलने वाले सारे रंगों को खोल देता है, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज, इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से बोलते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट। जो भी व्हाइट लाइट है उसमें मिलने वाले सारे रंग उसमें अगर दिखाई दे रहे हैं, सारे रंग अगर उसमें आ गए हैं, सो दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट ऑफ विबग्योर।
तो ये कलर्स हो जाएंगे उसके अंदर। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है इट इज ऑफ टू टाइप, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम इज दिस वन, जिसके अंदर सारे के सारे रंग्स आर ऑब्टेन्ड इन ए पर्टिकुलर सीरीज। दिस इज कंटिन्यूस, इसके अंदर ऑल कलर्स, ऑल वेवलेंथ्स ऑफ रेज आर प्रेजेंट, इज नोन एज कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। और सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, when the light is obtained by a different method, for example we are taken a Bunsen burner, हमने एक Bunsen burner को लिया और उसमें जो फ्लेम है ये फ्लेम हो, और इस फ्लेम के अंदर हमने किसी एलिमेंट को, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उस एलिमेंट को हमने बर्न किया, जलाया। जलाने के बाद जो लाइट बनती है उस लाइट को फिर हमने प्रिज्म के ऊपर फोकस किया, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर डाला। स्पेक्ट्रोस्कोप अब उस सोडियम लाइट से बनने वाली, पोटेशियम के जलने से बनने वाली लाइट से जो लाइट यहाँ पर बनेगी, रिजॉल्व होगी, इट विल हैव सम डार्क लाइंस इन इट, इसमें कुछ रंग नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल येलो कलर नहीं बना हो, या फॉर एग्जांपल इंडिगो कलर नहीं बना हो। सो एट दैट प्लेस, उस जगह पर क्या होगा, वी विल हैव सम डार्क लाइंस, वहां डार्क लाइंस हमारे को देखने को मिलेगी। तो जब कंटिन्यूटी टूट जाती है किसी स्पेक्ट्रम की बिकॉज ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ दैट कलर्ड लाइंस, उस रंग की लाइनों के नहीं बनने से, या उस रंग की, जैसे यहाँ पर किसकी बात होगी, इंडिगो अगर वेवलेंथ नहीं बन रही, येलो वेवलेंथ नहीं बन रही हो, या ये रेडिएशंस नहीं बन रही है सोडियम लाइट से, पोटेशियम लाइट से, सीजियम लाइट से, तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था इट हैज सम डार्क लाइंस इन इट, दिस स्पेक्ट्रम इज नाउ नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। So line spectrum, how line spectrum is formed? Line spectrum has dark lines because of non-production of these radiations in them. Last is absorption spectrum. Absorption spectrum को बनाने का तरीका होता है when the white light obtained from any source, जैसे कैंडल जला दी हमने या बल्ब को जला दिया, उससे निकलने वाले लाइट को हमने किसी वेपर्स में से पास करना before directly passing the light to the prism। स्पेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पास करने से पहले हमने किसी सोर्स से मिलने वाली लाइट को वेपर्स में से पास करना है, वेपर्स ऑफ सोडियम और NaCl, इनमें से पास करना है। इसमें से अब निकलने वाली जो लाइट है इसको आपने प्रिज्म पे डालना है, और प्रिज्म पे डालेंगे तो स्पेक्ट्रम सो फॉर्म विल बी लाइक दैट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जैसा ही स्पेक्ट्रम बनेगा, मतलब इट इज आल्सो नॉन कंटिन्यूअस, सम कलर्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये जो स्पेक्ट्रम अब बनेगा इस तरीके से, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बना था, किसी सब्सटेंस के बर्निंग के कारण से। जलाया हमने फ्लेम के अंदर, बंसन बर्नर की फ्लेम के अंदर सोडियम को, पोटेशियम को जैसे एलिमेंट को बनाया, तो उससे जलाने के कारण से जो लाइट बनती है उसको इस पे डाला, तो उस लाइट के अंदर कुछ वेवलेंथ बनती ही नहीं है, तो इसके कारण डार्क लाइंस आती है। अब इसमें क्या हुआ कि वेवलेंथ ऑल टाइप आर प्रेजेंट इन इट, लेकिन जो वेपर्स हमने लिया दे हैव एब्जॉर्ब सम कलर्स, उसने कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अब जो एग्जांपल हम कर रहे हैं उसके अंदर, यानी कि जो सोडियम वेपर जो हमने लिए हैं, these sodium vapors they are absorbing blue light and red light। ब्लू लाइट और रेड लाइट में सोडियम वेपर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसमें से आने वाले लाइट के अंदर ब्लू लाइट और रेड लाइट विल नॉट बी प्रेजेंट, तो ये लाइट नहीं होगी इसके अंदर, और इनकी जगहों पर क्या बन जाएगा, डार्क लाइंस विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज spectrum which is formed by absorption of particular wavelength by the vapors before the passage of white light on the prism is known as absorption spectrum. After that, next is hydrogen spectrum.